नमस्कार। नए साल का पहला दिन। हाँ, इसमें एक खासियत होती है ना? बिल्कुल। एक उम्मीद सी, एक खाली कैनवस जैसा एहसास। हाँ। तो आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में उतरने वाले हैं। ये शुरू तो होती है दोस्तों की एक स्पॉन्टेनियस साइकिल ट्रिप से, लेकिन ख़त्म होती है एक ऐसी क्लासरूम में जहाँ जिंदगी का एक बड़ा सबक इंतजार कर रहा था। सही कहा आपने। तो आज हम जिस कहानी के परतों को खोलने वाले हैं, वो लेखक अविरल गुप्त के एक पर्सनल लेख से आई है। शीर्षक है राजा का महल और साइकिल वाला नया साल। अच्छा, हाँ। तो ये कहानी है 1 जनवरी 2017 की। अविरल और उनके 3 दोस्त हैं, इंद्रेश, नरसिंह और अभिषेक। स्कूल में न्यू ईयर का फंक्शन बस खत्म हुआ है और वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और देखिए, हमारी आज की ये जो खोजबीन है, इसका मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे कुछ स्पॉन्टेनियस फैसले हमारी जिंदगी के सबसे यादगार पल बन जाते हैं। और ये भी कि सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होता। बिल्कुल। तो चलिए इस साइकिल यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है स्कूल के गेट पर। मंच पर अब भी लिखा हुआ है, नव वर्ष मंगलमय हो। हाँ, वो माहौल मैं सोच सकती हूँ। एक खुशी है लेकिन एक खालीपन भी कि अब क्या। एग्जैक्टली और तभी इंद्रेश एक आइडिया उछालता है। चलो, भीटी के राजा के महल चलते हैं। और बस मुझे लगता है यही वो चिंगारी थी। हाँ, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक दोस्त ने कहा और बाकियों में जोश आ गया। 2 साइकिलें, 4 दोस्त और वो निकल पड़े। और लेखक ने उस रास्ते का जिक्र भी किया है। वो गांव की पगडंडियां, खेतों में खिली पीली सरसों और वो ठंडी हवा। हाँ। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। मनोविज्ञान में जिसे नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर कहते हैं ना, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? नए साल पर कुछ तयशुदा करने के बजाय एक बिल्कुल अनप्लान्ड सफर पर निकल जाना, ये दिमाग को एक अलग तरह की ऊर्जा देता है। ये सिर्फ रोमांच नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सक्रिय करने का एक जरिया है, जो सीखने और मजबूत यादें बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वो सरसों के खेत और ठंडी हवा उन्हें शायद इसीलिए आज तक याद है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिए से देखना हुआ। मतलब ये सिर्फ एक आवारागर्दी का प्लान नहीं था, ये दिमाग के लिए एक तरह की खुराक थी। एक तरह से हाँ। खैर, तो वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्होंने रास्ते में एक और फैसला किया। हाँ, कि महल से पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करने का विचार। और ये उनकी यात्रा में एक आध्यात्मिक ठहराव लाता है। लेख में जिक्र है कि उन्होंने वहां सिर्फ दर्शन ही नहीं किए, बल्कि नए साल के लिए प्रार्थनाएं भी की। क्या प्रार्थनाएं की? वही जो इस उम्र में होती हैं, अच्छी पढ़ाई, परिवार की सेहत और सबसे जरूरी दोस्तों का साथ बना रहे। ये चीज उनकी यात्रा को एक मकसद, एक गहराई देती है। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या ये सच में एक गहरी आध्यात्मिक भावना थी, या ये भी हो सकता है कि ये बस एक आदत हो, एक परंपरा जिसे उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे निभाया हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अक्सर इस उम्र में हम बहुत सी चीजें बस इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें करते हुए बड़े हुए हैं। और इसका जवाब शायद दोनों है। हो सकता है इसकी शुरुआत एक परंपरा निभाने जैसे भाव से ही हुई हो, लेकिन उस शांत माहौल में जब आप अपने दोस्तों के साथ भविष्य के लिए कुछ अच्छा मांगते हैं, तो वो पल अपने आप में वो खास और सच्चा बन जाता है। सही बात है। इरादा चाहे कैसा भी हो, उस पल में जो सकारात्मकता उन्होंने महसूस की, वो असल थी। ये उनकी यात्रा को सिर्फ एक एडवेंचर से आगे ले जाकर एक तीर्थ जैसा बना देता है, भले ही छोटे पैमाने पर। तो मंदिर में दर्शन हुए, कुछ फोटो खिंचवाई और फिर वो अपने असली मंजिल यानी भीटी के राजा के महल की ओर बढ़ गए। हाँ, करीब घंटे भर और साइकिल चलाने के बाद उन्हें महल की दीवारें दिखने लगी। लेकिन गेट पर पहुंचते ही एक चौकीदार ने उन्हें रोक दिया। और ये यात्रा का पहला रोड़ा था। उन्हें बताया गया कि भाई, बिना इजाजत अंदर जाना मना है। तो फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि वो स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ इतिहास को करीब से देखना और समझना चाहते हैं। और उनकी ये बात काम कर गई? हाँ, उनकी यही सीखने की इच्छा और विनम्रता काम आई और चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने दिया। और महल के अंदर का अनुभव कैसा था? लेखक लिखते हैं कि अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे वो समय में पीछे चले गए हों। हाँ, वो बड़े बड़े झूमर, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, तलवारें, नक्काशीदार फर्नीचर। वाह। लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात तब हुई जब उनकी मुलाकात राजा के पोते और उनकी पत्नी से हो गई। अच्छा, ये तो एक असाधारण मोड़ था। बिल्कुल। अब वो सिर्फ एक खाली इमारत नहीं देख रहे थे, वो उसके इतिहास को सीधे उन लोगों से सुन रहे थे जो उसी इतिहास का हिस्सा थे। उन्होंने महल की कहानियां सुनी, उसकी आत्मा को महसूस किया।
ये अनुभव तो किसी भी इतिहास की किताब पढ़ने से कहीं ज्यादा गहरा और जिंदा रहा होगा। एग्जैक्टली जब इतिहास कहानी बन जाता है तो वो सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में उतरता है। बिल्कुल, इतिहास को इस तरह जीना एक अलग ही एहसास है। तो महल का ये ऐतिहासिक अनुभव लेने के बाद वो सब इंद्रेश की बहन के घर की तरफ चल पड़े, जो पास में ही था। हाँ और यहाँ कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। हाँ, ये कहानी का सबसे हल्का फुल्का हिस्सा है। जैसे ही वो वहां पहुंचे कुछ बकरियां उनकी तरफ दौड़ पड़ी। और उनमें से एक ने तो इंद्रेश की साइकिल को टक्कर भी मार दी। हाँ, इस अचानक हुई घटना से चारों दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे। और नरसिंह की टिप्पणी ने तो जैसे इस पल में और जान डाल दी। उसने कहा, लगता है बकरियां भी नया साल मनाने आई हैं। अब ये तो किसी ने प्लान नहीं किया होगा, और यही तो बात है। आप एक ऐतिहासिक महल देखने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आप एक बकरी के साइकिल से टकराने की योजना नहीं बना सकते। बिल्कुल। और अक्सर यही अनियोजित, अप्रत्याशित क्षण सबसे मजबूत यादें बन जाती हैं। सालों बाद शायद उन्हें महल के झूमर का रंग धुंधला याद हो, लेकिन ये बकरी वाली घटना उन्हें हमेशा हंसाएगी। सही बात है। मनोविज्ञान में भी ये माना जाता है कि जिन घटनाओं में मजबूत भावनाएं, खासकर हास्य या आश्चर्य जुड़ा हो, वो यादें दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। तो महल का इतिहास देख लिया, बकरियों के साथ एक मजेदार हादसा भी हो गया, लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद दिन का सबसे अहम हिस्सा तो आना अभी बाकी था। शाम ढल रही थी और दोस्तों ने घर लौटने के बजाय सीधे अपनी कोचिंग क्लास जाने का फैसला किया। और यहाँ पर रोमांच और जिम्मेदारी का एक बहुत ही सुंदर संगम देखने को मिलता है। दिन भर साइकिल चलाने के बाद, थकने के बावजूद, उन्हें अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी याद थी। ये उनके सिर्फ रोमांच प्रेमी होने से ज्यादा उनके चरित्र की परिपक्वता को दिखाता है कि वो सिर्फ मौज मस्ती में बह नहीं गए। बिल्कुल। उनकी अंग्रेजी की क्लास थी जिससे लक्ष्मी मैम पढ़ाती थीं, और सब उन्हें प्यार से दीदी कहते थे। वो थके हारे क्लास में पहुंचे और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। और उस दिन दीदी सिंटैक्स में प्रोनाउन का पार्ट पढ़ा रही थीं। अच्छा। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब दीदी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ थे आज तुम लोग? तो इंद्रेश ने सब सच सच बता दिया। हाँ, बिना कुछ छिपाए। पूरे दिन की कहानी उन्हें सुना दी, मंदिर जाने से लेकर महल देखने और बकरियों वाली घटना तक। और दीदी ने पूरी कहानी बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने जो कहा वो इस पूरे अनुभव का निचोड़ था। उन्होंने कहा, घूमना अच्छा है, इतिहास जानना भी अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। समय का सही उपयोग करना सीखो। एक सीधी और जरूरी सलाह थी, लेकिन एक अच्छी टीचर और एक महान टीचर में फर्क यहीं से शुरू होता है। मतलब वो सिर्फ सलाह देकर नहीं रुकी, उन्होंने अपने शिक्षण कौशल का एक शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने तुरंत इंद्रेश की तरफ मुड़कर पूछा, अच्छा, अभी तुमने अपनी कहानी में हम और मैं शब्द इस्तेमाल किए, बताओ ये कौन से प्रोनाउन है? अरे वाह! और दोस्तों ने फौरन जवाब दिया, दीदी ये पर्सनल प्रोनाउन है। कमाल है। मतलब दीदी ने उनके एडवेंचर को खारिज नहीं किया, उसे डांटा नहीं, बल्कि उसे ही अपना टीचिंग टूल बना लिया। हाँ? ये सोच पाना ही अपने आप में एक अद्भुत बात है। उन्होंने उनकी जिंदगी के एक अनुभव को क्लास के सबक से जोड़ दिया। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, जोड़ दिया। ये कॉन्टेक्चुअल लर्निंग का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी नई जानकारी को छात्र के हाल के भावनात्मक अनुभव से जोड़ते हैं तो वो सिर्फ रट्टा नहीं रहता, वो दिमाग में गहरे बैठ जाता है। हाँ, वो गहरे न्यूरल पाथवे बनाता है। दीदी में प्रोनाउन को एक किताबी नियम की तरह नहीं, बल्कि दोस्तों की अपनी कहानी का एक जिंदा हिस्सा बनाकर सिखाया। उन्होंने क्या नहीं सिखाया, बल्कि क्यों और कैसे को उनके अपने जीवन से जोड़ दिया। तो उस दिन उन दोस्तों ने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में नहीं सीखा। नहीं, उन्होंने ये सीखा कि ज्ञान सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी में नहीं होता, वो हर जगह है। एक पुराने महल में, दोस्तों की बातचीत में, और यहाँ तक कि बकरियों के साथ हुई एक मजेदार घटना में भी। बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। बिल्कुल। उस एक दिन में उन्होंने इतिहास, भूगोल, सामाजिक व्यवहार और अंत में व्याकरण सब कुछ सीखा, और वो भी बिना किसी बोझ के। दीदी ने उन्हें यह सिखाया कि सीखना और जीना दो अलग अलग क्रियाएं नहीं हैं। असल सीखना वही है जो जीने के अनुभव से निकल के आता है। तो अगर इस पूरे दिन को एक फ्रेम में देखें तो एक छोटी सी फिल्म की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। एक सहज योजना से शुरू होकर मंदिर के आशीर्वाद, महल के इतिहास, बकरियों के हास्य से गुजरते हुए ये यात्रा कोचिंग क्लास की एक गहरी सीख पर खत्म होती है। ये दोस्ती, रोमांच और जिम्मेदारी का एक खूबसूरत कॉकटेल था। बहुत अच्छा सारांश है।
ये कहानी सिर्फ एक दिन का मजेदार किस्सा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जीवन में आनंद और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ, उस दिन उन दोस्तों ने अनजाने में ही रोमांच और जिम्मेदारी के बीच, मनोरंजन और सीखने के बीच एक संतुलन बनाया, और इसी संतुलन ने उस दिन को उनके लिए अविस्मरणीय बना दिया। लेखक भी अंत में कहते हैं कि आज भी जब वो चारों दोस्त मिलते हैं तो उस साइकिल वाले नए साल की यादें जरूर ताज़ा करते हैं। वो दिन उनके जीवन की सबसे खूबसूरत शुरुआतों में से एक था। और ये कहानी हम सबके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं। ये काम का समय है, ये मनोरंजन का, ये जिम्मेदारी है और ये मौज मस्ती। हाँ, अलग अलग खानों में। बिल्कुल। लेकिन क्या जीवन के सबसे सार्थक और यादगार अनुभव वो नहीं होते जहां ये दोनों रास्ते अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे से मिल जाते हैं और हमें कोई ऐसी गहरी सीख दे जाते हैं जो कोई किताब नहीं दे सकती?